हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया था, जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने के चांसेस भी हैं। तो अब ये है नेक्स्ट है यूनिट 2 में से, जो जिसमें मानव का विकास किस प्रकार से हुआ था भारत में, और उसमें पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में बताना था। तो आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक भी आ सकता है कि पुरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं बताएं या पुरा पाषाण काल की संस्कृतियां वगैरह बताएं, तो वो इसमें बताना है। तो पुरा पाषाण काल में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। तो पुरा पाषाण काल जिसे बोला जाता है पैलियोलिथिक, जो 2 मिलियन मतलब कि 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल था। मतलब इतने लाख, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें गैप था, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बना रहा था पुरा पाषाण काल जिसे बोला जाता है। ये भारत में मानव विकास का प्रारंभिक काल था। प्रारंभिक काल मतलब कि जब मानव का विकास हो रहा था, मानव की उत्पत्ति हो रही थी भारत में, तो ये सबसे पहला और प्रारंभिक जिसे बोला जाता है सबसे पहला काल था। इस काल का मानव एक शिकारी था। वह अपना पेट भरने के लिए पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे, और वह शिकार करने और अन्य गतिविधियों के लिए भी पत्थर के नुकीले औजारों का इस्तेमाल करते थे। कृषि इस युग में विकास नहीं हुआ था। इट मीन्स कि जो ये तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये जान लेते पहले, कि इस काल में जो एक मानव है, इंसान जो था उस टाइम पे, वैसे तो पहले के टाइम पे जैसे बोला जाता है बंदरों की शेप में देखा जाता था, कि चारों हाथ पैर झुका के फिर चलना फिरना शुरू होता था मानव का, वहीं से विकास हुआ था। तो उस टाइम पे मानव था एक शिकारी। वो अपना पेट भरने के लिए, ये नहीं कि वो खाना वाना बनाए, उस टाइम पे वो अपना पेट भरने के लिए क्या करता था, वो शिकारी करता था। मतलब कि पूरी तरीके से वो शिकार पर निर्भर था। वो शिकार करने के लिए और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए पत्थर के नुकीले औजारों का भी इस्तेमाल करता था। पत्थर को घिस घिस के उसको नुकीला बनाता था, ताकि वो आसानी से उसका शिकार कर सके, उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में कर सके। इस टाइम पे जो था वो कृषि इस युग में स्टार्ट नहीं हुई थी, वो नेक्स्ट टाइम हुआ था, जो मध्य पाषाण काल में जो होता है। और इस काल में आदि मानव एक शिकारी था और अन्न संग्रह करता था। अन्न संग्रह करता मतलब कि इकट्ठा करता था अनाजों को, तो वो उसे बोला जाता था संग्रह करता, मतलब इकट्ठा करना। कोई इंसान जब किसी को इकट्ठा करता है किसी चीज़ को, तो वो संग्रहकर्ता कहलाता है। तो अन्न को संग्रह करता था उस टाइम पे आदि मानव। और पुरातत्वविदों का कहना ये है कि उस काल के मनुष्य जो थे वो गुफाओं में रहा करते थे। मतलब कि बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी जो पहाड़ टाइप का होता था उसके नीचे वो रहते थे, गुफाएं बनाकर उसमें रहते थे। जड़ हो गया या फल खाते थे, जड़ और फल खाते थे और शिकार करते थे। शिकार मतलब कि जो नदियों में मछली के शिकार हो गए, जानवरों के तरह तरह के जानवर थे उनके शिकार करते थे, और पेड़ों पे लगे हुए जितने भी फल थे वो खाते थे, जड़ों को खाया करते थे। और ये पाषाण युग का एक हिस्सा माना गया था, और इसे औजारों की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो पूरा पाषाण काल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाकी जो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसमें कोई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। सिर्फ पूर्व पाषाण काल जो है, जो पूरा पाषाण काल है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। क्या? पहला है पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पुरा पाषाण काल। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं कि क्या था। कि कुछ अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पुरा पाषाण काल की विशेषताएं बताएं, और जिसमें सिर्फ पाषाण काल की विशेषताओं में आपको पुरा पाषाण काल और ये पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल सबकी विशेषताएं वगैरह इसमें लिखनी है। पहली विशेषता इसमें यह थी कि जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पुरा पाषाण काल नाम दिया था। जैसे कि बताया कि उस टाइम पे पुरातत्वविद क्या होते हैं, एक प्रकार तो पुरातत्व ये होते हैं कि पुरानी चीज़ों को जो भी जो विद्वान वगैरह होते हैं उनको जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वो पुरातत्वविद बोला जाता है उन्हें। और पुरा पाषाण काल इसे इसलिए दिया गया, पुराने के टाइम पे जो भी चीज़ें जो भी स्टार्टिंग हुई थी मानव की, जब वो पत्थरों का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, तो उसे पुरा पाषाण काल के नाम से बताया गया था उसे। और दूसरा है इसमें कि ये शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। पाषाण का मतलब ये होता है पत्थर, पत्थर से निकला है, क्योंकि वो पत्थर का इस्तेमाल उस टाइम पे किया जाता था। उसको घिस घिस के उसको नोकीला बनाया जाता था और उसका शिकार किया जाता था। ये प्राचीन और पाषाण से बना हुआ है। प्राचीन मतलब पुराना,
और पाषाण मतलब कि जो पत्थरों से चीज़ें यूज़ की जाती थी। और यह वह कल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया था। उस टाइम पे पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तरह तरह के उसके नुकीलापन, कभी बड़े हथियारों को फिर छोटा कर दिया गया, बाद में वो उसमें चेंजेस आते गए, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को, जो पत्थर वगैरह होते थे, उसको घिस के उसकी नोकीला बना के उससे शिकार किया करते थे जानवरों का। फोर्थ है इसमें कि पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल की अवधि जो थी वो 20 लाख साल पहले से ही 12,000 साल पहले तक थी। मतलब कि एक प्रकार से ये देखा जाए कि जो ये अवधि है 20 लाख साल, जैसे कि मैंने बताया ऊपर की पुरापाषाण काल की अवधि थी 2 मिलियन से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की जो होती है वो पहले तक की मानी जाती थी इसे। और माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा था। मतलब कि ये युग बहुत लंबा टाइम चला है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 तक का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। और इस टाइम तक ये मानव इसी युग में रहा था सबसे ज़्यादा। और इस युग में यह था कि मनुष्य जो था वो खेती नहीं करता था उस टाइम पे, लेकिन पत्थरों का यूज़ सबसे ज़्यादा करता था, उससे शिकार करता था। और इसी युग में लोग गुफाएं में रहते थे। ये विशेषताओं के रूप में एक प्रकार से देख सकते हैं कि विशेषताओं में ये लिख सकते हैं कि वो जो लोग थे वहाँ के उस टाइम पे गुफाओं के नीचे, पत्थरों के नीचे बड़े बड़े पत्थर होते थे, वो गुफा बनाकर उसमें रहा करते थे। और इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो मानव ने सीखा था, क्या था कि आग को जलाना। पत्थरों को घिस घिस के, यहीं से ही आग का आविष्कार हुआ था। पत्थरों को घिस घिस के ही इन्होंने आग जलानी स्टार्ट की थी। आग का उपयोग सबसे ज़्यादा कार्यों में इस्तेमाल किया गया था। धीरे धीरे जो मानव था वो चीज़ें सीखने लगा था इसमें आग का प्रयोग करके। और दक्षिण भारत में ये होता है कि कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुरनूल की गुफाएं मतलब भारत में ही है, दक्षिण भारत में ही है। ये कुरनूल जगह का नाम है जहाँ पे वहाँ की गुफाओं में एक जो इस युग की राख वगैरह मिले हैं। राख मतलब कि आग जला के जो भी चीज़ें वो करा करते थे, उनकी जो राख बचती थी उसके अवशेष कुछ नज़र आए हैं वहाँ पे। तो ये भी इसमें पॉइंट है जिससे हमें पता लग सकता है कि उस टाइम पे ही आग का आविष्कार हुआ था। 10th है कि पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुंसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र, इस युग के स्थलों की खोज की थी। और इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार मिले हैं। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, चूना पत्थर को। और वो अवशेष इन इलाकों में जहाँ पे मिले हैं, ताकि जिससे ये साबित हो जाए कि पुरापाषाण औजार उस टाइम पे मिले हैं चूना पत्थर से बने हुए। पत्थरों पे चूना वगैरह यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, और पत्थरों का यूज़ करके वहाँ पे औजार बनाए जाते थे बड़े बड़े। तो वो भी अवशेष ऐसे इलाकों में मिले हैं। 11th है, नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती थी और यहाँ गैंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल भी मिले। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया है कि गैंडा और जंगली बैल जो होते हैं वो नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा था और धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि भी हुई थी। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहाँ वह रहता था। मतलब कि जो गैंडा है, गैंडा और जंगली बैल के वहाँ पे अवशेष मिले, जिससे इन लोगों ने ये अनुमान लगाया था, पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती थी। वर्षा होने की वजह से, क्योंकि ऐसा होता था कि जो गैंडा और जंगली बैल है वो नमी वाले स्थानों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो नमी वहीं होगी जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। तो इसीलिए वहाँ पे इसी बिहाफ पर इन्होंने ये अनुमान लगाया था। तो उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि जब ये युग का आरंभ होने वाला था, लास्ट जब एंडिंग हो रही थी इस युग की, तो उस टाइम पे जलवायु में थोड़े बहुत परिवर्तन भी देखने को मिले थे और धीरे धीरे इन क्षेत्रों के जो तापमान है उसमें भी वृद्धि होनी शुरू हुई थी। इस युग का जो मनुष्य है वो चित्रकारी करता था। चित्रकारी से कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ पे जो गुफाएं वगैरह हैं, गुफाओं में रहकर वो चित्रकारी वगैरह, मतलब कि जो वो पत्थर वगैरह थे, बड़े बड़े जो गुफाएं वगैरह थी, उनमें गुदवाना शुरू करते थे। ये पत्थरों पे लिखना शुरू कर देते अपनी लैंग्वेज को एक दूसरे से बोलने के लिए। तो वहाँ पे भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले हैं जहाँ पे वो रहते थे गुफाओं में, क्योंकि वो गुफाओं में मैक्सिमम रहना पसंद करते थे। और गुफाओं में रहने की वजह से वहाँ पे जो जितनी भी जो दीवारें वगैरह होती थी, पत्थर की जो भी बनी होती थी, उसमें ये लिखना शुरू कर देते थे।
इसमें 3 पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण किसे बोला जाता है, जो 1 लाख ईसा पूर्व पहले की थी। वैसे तो जो पूरा पाषाण काल है 2 मिलियन से 1 लाख ईसा पूर्व तक का मान के चलो, ये काल माना गया है पूरा पाषाण काल को। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थल जो है वो भारत में महाराष्ट्र में सबसे पुराना पूरा पाषाण स्थल माना गया है, किसे, बोरी को। और इनका निवास स्थान मुख्य रूप से गुफाएं और शैलाश्रय थे। शैलाश्रय होते हैं एक प्रकार से चट्टान वगैरह जो होते हैं, चट्टानों के अंदर घुस के जो रहते थे सारे आदि मानव जो होते थे। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर उनके आवास का एक प्रमुख उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह का नाम है, रॉक शेल्टर, और इसीलिए उनका नाम क्या है, वो उनके जो आवास हैं उनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण एक प्रकार से देखा गया है यहाँ पे। और ये स्थल जो है 2003 में विश्व धरोहर स्थल बन गया था, इसका नाम रख दिया गया था विश्व धरोहर स्थल जिसे बोला जाता है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये भी बताई गई है वह कि पानी के स्रोतों के पास निवास करते थे, क्योंकि वहाँ पत्थर उपलब्ध थे। और उनके अधिकांश शिकार जो होते थे वो पाषाण उपकरण जैसे चूना पत्थर से बनी कुल्हाड़ी, जानवरों की खाल निकालने, खुदाई करने और काटने के लिए उपयोग किया जाता था। उस टाइम पे जो थे वो चूना पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे वहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो जो है पानी के पास रहते थे, वो पानी जो नदी वगैरह है उनके पास रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर उपलब्ध थे, जिससे वो जो चूना पत्थर से कुल्हाड़ी वगैरह बनाते थे, ताकि वो नुकीले पत्थर नुकीले बनाया करते थे पत्थरों को, ताकि वो जानवरों की खाल निकालने में उसकी मदद हो सके, और जो है वो खुदाई वगैरह करने में उनको मदद मिल सके, और उनको काटने में भी उनको मदद मिल सके। तो इसीलिए वहाँ पे रहा करते थे, एक विशेषता इसमें बताई गई है। जो भारत में कुछ महत्वपूर्ण पूरा पाषाण स्थल हैं, जैसे कि हो गया मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, राजस्थान में हो गया डीडवाना, नर्मदा घाटी और सोन घाटी, ये है जहाँ पे जिन इलाकों में जो आदि मानव थे वो रहा करते थे। अब आता है पूरा पाषाण काल, जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का काल इसे माना गया है। और इस युग की जो अधिकांश विशेषताएं ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल के समान ही एक प्रकार से देखा गया। निम्न पूरा पाषाण काल जिसे बोला जाए या पूर्व पूरा पाषाण काल जिसे बोला जाए, वो दोनों ही सेम ही हैं। और इस काल में सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। अग्नि का प्रयोग जो है इस काल में भी किया जाता था, और शिकार के उपकरण कुल्हाड़ियों से बदलकर गुच्छे के उपयोग में बदल गए थे। वे दिखने में अधिक नुकीले और धारदार थे। गुच्छे के रूप में एक प्रकार से देखा जाए कुल्हाड़ी जैसे होता है, कुल्हाड़ी तो होता है एक प्रकार से, उसको उनकी धार जो तेज वगैरह करके उसे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुच्छे के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते थे और धारदार भी थे, बिल्कुल हल्के पतले और आकार में बहुत छोटे भी होते थे वो उस टाइम पे। और कुछ इसमें मध्यपूरा पाषाण स्थल है जहाँ पे नर्मदा नदी घाटी हो गई, तुंगभद्रा नदी घाटी हो गई और लूनी घाटी, ये कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पे ये मध्यपूरा पाषाण काल के नज़र आया है, वहाँ पे कुछ अवशेष वगैरह मिले हैं। उत्तर पूरा पाषाण काल जो लास्ट पॉइंट है, जिसमें कि इस अवधि में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। इस काल की संस्कृति को ऑस्टियोडोंटोक्रेटिक संस्कृति कहा जाता है, जिसमें हड्डियों, दांतों और सींगों से बने उपकरण होते थे। इसमें केवल शिकार के औजारों के बजाय मछली पकड़ने के लिए उपकरण भी इसमें इन्वॉल्व किए गए थे। मतलब कि हड्डियों से बने औजार हो गए, दांतों से बने औजार उपकरण हो गए, और सींगों से बने उपकरण को इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि एक सींग वाला गैंडा हो गया, उनकी वो सींगों का इस्तेमाल किया जाता था तरह तरह चीज़ों के लिए। और इसमें सिर्फ शिकार के लिए औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि मछली पकड़ने के लिए उपकरण भी इसमें बनाए गए थे, ताकि बहुत नोकीली, जैसे कि मैंने बताया उसमें थे पूरा पाषाण काल में, जिसमें नोकीली चीज़ होती थी और छोटी छोटी चीज़ होती थी बहुत ज़्यादा नोकीली, ताकि मछली वगैरह समुद्र के किनारे पकड़ा जा सके। और इसकी अवधि जो थी वो बहुत कम थी। कुछ का कहना है कि ये कुल पूरा पाषाण काल का मतलब कि 10वें का पहला भाग है, मतलब 10 में से पहला भाग है इसका, मान के चलो, जो सबसे कम समय था इसका पूरा
उत्तर पुरापाषाण काल का। और भीमबेटका शिलाश्रय में ये था कि चित्रकारी इसी काल की है। और पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण और प्रारंभिक स्थल भी मिले हैं। बेलन घाटी, सोन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र और उड़ीसा, कुछ स्थल वगैरह हैं जो पुरापाषाण के जो स्थल वगैरह हैं, जिससे पता लगता है, कुछ अवशेष वहाँ पे मिले हैं जिससे पता लगता है कि इस अवधि में जो है चित्रकारी वगैरह भी इसमें ही की जाती थी। अब आता है मध्य पाषाण युग। पुरापाषाण काल जो था वो लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा था और मध्य पाषाण काल उसके बाद आया था। और बदले हुए युग में कई परिवर्तन भी हुए थे। और जो ये युग बदला था क्योंकि एंड में ऐसा हुआ था कि जलवायु में चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से जीवन शैली में बदलाव आया था, तापमान में भी वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए थे। और इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युग जो है पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल है, इसलिए इसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच के काल का बीच में इसे बोला गया है और मध्य पाषाण युग जिसे बोलते हैं। और भारत में इस युग का आरंभ कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है और ये कम से कम 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरापाषाण युग का अंत हो गया था और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गया था। इट मीन्स कि 8000 ईसा पूर्व तक का जो इसकी स्टार्टिंग जो थी 8000 ईसा पूर्व से मानी गई थी, ये सिर्फ 4000 ईसा पूर्व तक के आसपास रहा था। और इसकी जो जलवायु थी वो उष्ण और शुष्क हो गई थी, बहुत ज़्यादा शुष्क जलवायु जिसे बोलते हैं वो तो हो गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए थे और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए थे। दक्षिण या पूर्व की ओर प्रवास करना मतलब कि उसकी तरफ चले गए थे। और जहाँ कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी, जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए थे और मानव के लिए नई क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ था। इट मीन्स कि उस टाइम पे जब ठंडक वगैरह रहती थी, क्योंकि नदी के किनारे वगैरह सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि जो आदि मानव थे वो रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो था वो दक्षिण या जो पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए थे, प्रवास करने शुरू कर दिए थे इन्होंने जीव जंतुओं ने, जिसकी वजह से जो मानव है उन्होंने भी अपनी क्षेत्र की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया गया था। और वनस्पति वगैरह में चेंजेस आए थे, जलवायु की वेदर जो चेंज होने की वजह से जो वनस्पति है जीव जंतुओं में भी परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। पहली विशेषता इसमें यही है कि तापमान में बदलाव आया था, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उस टाइम पे ठंडक थी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने की वजह से जो थी वो गर्मी शुरू हो गई और गर्मी बढ़ने के कारण जो था वो गेहूँ धान जैसी फसलें भी उगने लगी थी। और इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे, क्योंकि ये होता था कि ये भी एक प्रकार से जो पाषाण युग है उसी की तरह ही है, इसमें भी जो लोग थे वो गुफाओं में ही रहा करते थे। और पुरातत्वों को कई स्थानों से ये मिला है कि मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। इस युग के जो है मेसोलिथिक बोलो या जो मध्य पाषाण युग है उसे बोलो, तो उसके अवशेष उसमें मिले हैं। और पश्चिम मध्य भारत और मैसूर जो कर्नाटक में है वो इस युग की कई गुफाएं भी मिली हैं। इस युग की जो गुफाएं वगैरह थी वो मिली हैं मध्य भारत में भी, कर्नाटक में भी और पश्चिम एरिया में भी। और मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। पशुपालक मतलब कि पशुओं को पालना। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया और इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। कि मध्य पाषाण युग में पहले तो था कि जानवरों पर निर्भर थे वो लोग, सारे पशुपालन जो था वो पशुओं पर निर्भर थे, उनका वो शिकार करके उनका मांस निकाल के खाते थे वो। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि धीरे धीरे वो जो है वो पशुओं को चारा खिलाकर उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें मनुष्य जो था वो पशुपालक बना था। और इस युग में जो है वो मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना भी, शहद जमा करना जो होता था, वो शिकार करना आदि कार्य भी करता था इस युग में। अब आते हैं नवपाषाण काल। इससे पहले हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद क्या था कि नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था। और इस युग में ये हुआ था कि भोजन का उत्पादक हो गया था। जो भोजन को उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो उत्पादक किसे बोलते हैं कि जो उत्पाद वगैरह है उसको बढ़ाना, तो बढ़ाने
जो बढ़ाता है उसे उत्पादकता कहा जाता है। तो वो भोजन का उत्पादक भी हो गया मनुष्य। इसका मतलब ये था कि जो कृषि है उसका, कृषि पद्धति का बहुत ज़्यादा उसे ज्ञान हो गया था। कैसा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जो गेहूँ वगैरह जो थे वो वेदर चेंज होने की वजह से वो भी उसकी उत्पन्न होना शुरू हो गया था वो भी, और इसलिए जो मानव है वो कृषि पद्धति में भी अच्छा ज्ञान हो गया था उसे। और ये जो था पूरा ये जो है पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है, लास्ट है ये, जो 4000 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और लगभग 2500 ईसा पूर्व तक ये चलता रहा था ये युग। और इस युग में ये हुआ था कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था और उसने अपने बौद्धिक विकास, मतलब दिमाग में जो बुद्धि है उसका विकास करना शुरू किया। उनको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उन्हें परंपरा और स्मृति का लाभ उठाया और अपने पूर्व काल के औजारों और हथियारों को काफ़ी सुधार लिया था। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। मतलब कि एक बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी इन्होंने, एक स्थापित की थी इन्होंने बस्तियां, छोटी मोटी जो है नदी तट के बगल में, मतलब कि साइड में, और ग्रेनाइट की पहाड़ियों में उन्होंने बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये सब मानव जो था वो रहा करता था। पहली विशेषता इसमें यह है कि उसे पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनता है, वह बीज बोने लगा था। बीज मतलब कि बीज से वनस्पति, मतलब कि जो चीज़ें उगती हैं, फल सब्जी, साग सब्जी, वो सब उगने लगा था, उसे पता लग गया था इसमें, जिसकी वजह से वो बीज भी बोने लगा था। और बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी आरंभ कर दिया था और वे अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया था। इस युग में ऐसा हुआ था कि अनाज जब पक गया, अनाज के पकने पर उसकी कटाई करके वो संग्रह करना, भंडार करना, उसका मतलब कि उसको इकट्ठा करना सीख गया था। और नवपाषाण काल जो है उसमें मनुष्य जो था वो कृषक भी बना और पशुपालक दोनों बन गया था। कृषक मतलब जो कृषि करते हैं और पशुपालक मतलब पशुओं को जो पालते हैं। मध्य पाषाण काल में जो पशु को पाला जाता था, जिसे पशुपालक बोला जाता था, वो भी इसमें, दोनों ही चीज़ इसमें नजर आने लगी थी। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने भी मिले थे और इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। बहुत सारी फसलें थी जो उगाई जाती थी उस टाइम पे। और उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है करंटली, और गुफकराल और बुरजहोम, कोल्डी हवा और महागढ़ा, चिरांद, हल्लूर, पय्यमपल्ली, गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इन जगहों पे जो जगह है यहाँ पे कुछ, वहाँ पे ऐसी चीज़ों के जो अनाज हैं, ऐसी फसलें उगाने के प्रमाण भी वहाँ पे मिले हैं। और इस युग में ऐसा हुआ था कि मनुष्य जो था वो कृषि कार्य के साथ साथ एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कृषि कार्य के कारण मतलब कि ऐसा होता था कि कृषि जहाँ पे होती थी, जिस ज़मीन पर कृषि होती थी, उसकी वजह से वो एक ही स्थान पर ही जो था परमानेंट रहना शुरू कर दिया था कृषि की वजह से। कहीं कहीं झोपड़ियाँ और घरों के अवशेष भी नज़र आए हैं, जिससे ये पता लगता है कि वो झोपड़ी वगैरह बना के घरों को अपना बनाते थे, वहाँ पे बस्ती स्थापित कर दी थी उन्होंने। बुरजहोम में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य भी मिले हैं। गड्ढे वगैरह बनाए जाते थे मिट्टी में और वहीं पर ही रहा करते थे, और ऐसे घर को गर्तवास का नाम दिया गया था। गर्तवास मतलब कि गड्ढे वगैरह जहाँ पे बना के, झोपड़पट्टी उसी में बना के वहाँ पे जो रहते थे मानव रहा करता था। मेहरगढ़ में भी मिले हैं कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयतकार हैं। चौकोर मतलब कि जो स्क्वायर शेप में होते हैं उसमें नजर आए हैं। और नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे थे एक साथ। मतलब कि जो कृषक थे और पशुपालक थे वो एक साथ ही एक ही स्थान पर परमानेंटली छोटी छोटी बस्तियां वगैरह उसमें बनानी इन्होंने शुरू कर दी थी। परिवार इनका होने लगा था। परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था।
जनजाति हो गई, बन गई, एक समूह बन गया इनका। और जनजाति में रहने वाले जितने भी सदस्य थे उनकी एज को देख के, उनकी जो क्षमता है, दिमाग उनका कितना तेज़ है उनको देख के, उनका शारीरिक बल के आधार पर ही उनको काम दिया जाता था। और ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली मतलब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था, हर चीज़ में एक्सपर्ट होता था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जैसे बोला जाता था, तो उस पुरुष को जनजाति का उसे हेड बना दिया जाता था। नवपाषाण काल जो है उनमें जनजातियों की अपनी संस्कृति थी और परंपराएं वगैरह भी इसमें आरंभ होनी शुरू हो गई थी। उनकी लैंग्वेज हो गई, संगीत हो गई, चित्रकारी हो गई, म्यूजिक, पेंटिंग एटसेट्रा, ये सब इनकी संस्कृति में, इससे पता लगता है कि इनकी संस्कृति का ज्ञान यहाँ से मिलता है, क्योंकि हम उस टाइम पे जो थी चित्रकारियाँ भी हुई थी, तो इस बिहाफ पे हमें ये चीज़ पता लगती है। और इस काल में लोग जो थे वो जल, सूर्य मतलब सूरज, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। यह उनकी जो संस्कृति थी उसका एक हिस्सा माना जाता था। पानी को, सूरज का, आसमान का, पृथ्वी का, गाय और सर्प की पूजा ज़्यादा की जाती थी वहाँ पे उस टाइम पे। और इस काल में ऐसा होता था कि मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का भी प्रयास किया गया था। ऐसा होता था कि इस काल में क्या मिला था, मिट्टी के बर्तन भी मिले थे कई स्थानों पर, तो इसकी वजह से हमें ये ज्ञात होता है उस चीज़ को, ये प्रमाण वगैरह भी मिले हैं मिट्टी के बर्तनों के, जिसपे ये रंग वगैरह लगाते थे, पेंट वगैरह करते थे और चित्रकारी वगैरह भी उसमें करते थे। मिट्टी के बर्तन बना के उस पर आकर्षक बनाने का भी इसमें प्रयास किया। तो ये था पूरा नवपाषाण काल का, और इसमें सब मैंने बता दिया कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की संस्कृतियाँ क्या थी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी थी, क्या क्या विशेषताएं इसमें बताई थी। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल की संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया, कुछ विशेषताएं वगैरह इसमें बता दी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।